सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। ये है अपना पार्ट नंबर 1, जिसमें हम यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा ना कि आपकी जो यूनिट नंबर 3 है वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है अपना सीपीयू शेड्यूलिंग, दूसरा है यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग करेंगे, देन उसके बाद हम सेकंड पार्ट में रिमेनिंग जो अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सीपीयू शेड्यूलिंग। सो 1 बाय 1 करके हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। और हाँ, उससे पहले अगर आपने PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से क्लिक करो एंड परचेस करो। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि उसमें PYQs हर एक यूनिट के सेपरेट PYQs हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन है, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, राइट। सबसे पहले मतलब प्रोसेस क्या होती है, देन उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस क्या है, उसके लिए आपको प्रोग्राम समझना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा समझो क्या होता है। यहाँ पे देखो, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज करेंटली रनिंग इन द कंप्यूटर। मतलब प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है ना। मैंने क्या बोला, प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम जो करंट में रनिंग में हो कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो सिंपल सा समझो, जैसे मान लो आपने यूट्यूब खोला, है ना। आपने यूट्यूब पे क्लिक किया, ये आपका यूट्यूब है, राइट। अब आपने क्या किया, इस पे क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ी सी प्रोसेस होगी, है ना, मतलब लोड ले रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया। प्रोग्राम क्या है आपका यहाँ पे कि यूट्यूब, है ना, यूट्यूब ओपन करना है, ये एक प्रोग्राम है। जैसे ही क्लिक कर दिया वैसे ही वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है ना। क्योंकि आपकी ये प्रोसेस ही तो हो रही है उसको ओपन करने की, राइट। ये चीज़ अपनी यहाँ पे होती है, तो इससे बोलते हैं अपन सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन इट बिकम्स अ प्रोसेस। जैसे मैंने बोला ना, कोई सा भी प्रोग्राम अगर यहाँ पे स्टार्ट कर देता है एग्जीक्यूशन करना, तो वो क्या कहलाता है, फिर प्रोसेस कहलाने लगता है। ठीक है, अब जैसे कोई सी भी प्रोसेस है तो वो क्या यूज़ करती है कंप्यूटर के अंदर, CPU, मेमोरी एंड अदर जो सिस्टम के रिसोर्सेस है उसको यहाँ पे यूज़ करती है। किस लिए, अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सिंपल से हो गया। इसके अलावा इन CPU शेड्यूलिंग द CPU सेलेक्ट्स वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी प्रोसेसेस। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो जब CPU शेड्यूलिंग होता है तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है ना। मान लो मुझे यहाँ पे 10 काम करना है, ठीक है, 10 काम करना है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, कि मुझे पहले कौन सा काम करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा करना है। इट्स टोटली डिपेंड टू मी, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये CPU शेड्यूलिंग पे डिपेंड करता है कि उसको किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना फर्स्टली, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा है, CPU शेड्यूलिंग में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जो रेडी होती है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको अपन यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे लाते हैं। अब वो लाने का तरीका क्या होगा, कैसे लाएंगे, वो सारी चीज़ें अपन आगे देखेंगे इसी में, है ना। सो सिंपल सा ही आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला आपको, आपने यहाँ पे गूगल क्रोम खोला, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही आप उसको ओपन करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेजी, तो जब आप क्लिक कर रहे हो उसके ऊपर, तो वो क्या है, यहाँ पे आप प्रोग्राम ओपन कर रहे हो। क्योंकि देखो, जो आपका गूगल है जो आपका गूगल है ये किसी ना किसी डिस्क के अंदर होगा, है ना। डिस्क के अंदर पहले से इसको जगह मिली होगी ना, तो ये एक प्रोग्राम है। अब जैसे आपने क्लिक किया, ये एग्जीक्यूशन होने के लिए गया, है ना। करंट में क्या हो गया, रनिंग में हो गया, क्योंकि लोड हो रहा है, तो वो फिर प्रोसेस बन जाएगी, राइट। ये सिंपल सा अपना कहलाता है क्या, व्हाट इज द प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया प्रोसेस क्या होती है, और प्रोग्राम भी आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो अपन यहाँ पे समझने वाले हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, राइट। तो सिंपल से समझो, देखो जो एक प्रोसेस होती है ना, ये कभी भी रुकती नहीं है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के एक चीज़ बोले तो प्रोसेस कभी भी एक स्टेट में नहीं रहती, है ना। प्रोसेस कभी भी एक स्टेट में नहीं रहती। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हवा है, राइट। अब हवा क्या होती है, यहाँ से वहाँ वो फ्लो करती रहती है ना। कभी यहाँ पे कहीं जाएगी, कभी कहीं जाएगी, अपन को भले ही नहीं दिखती, बट वो कहीं ना कहीं चलती रहती है। ऐसी समझो प्रोसेस है, वो किसी एक स्टेट में नहीं रहती, वो अलग अलग स्टेट में जाती रहती है। कैसे, सिंपल सा देखो यहाँ पे, अब प्रोसेस डज नॉट रिमेन इन द सेम स्टेट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। जब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तब वो किसी एक स्टेट में नहीं रहती, अलग अलग स्टेट में चेंज होती रहती है ना।
इट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन इट्स व्हाट इज इट डूइंग, राइट। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो क्या कर रही है उस चीज़ पे डिपेंड करता है ना, कि क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में उसकी जो एक्चुअल स्टेट है वो क्या रहेगी। ठीक है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दिस स्टेट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोसेस, राइट। तो ये क्या करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सारी प्रोसेस को यहाँ पे मैनेज करता है ना। क्या क्या मतलब कौन कौन सी इसकी प्रोसेस होती है, ये देखो ये कुछ मेन प्रोसेस है। सबसे पहले न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ये इतनी प्रोसेस हैं जो यहाँ पे कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये सारी प्रोसेस होती हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो अपन समझते हैं। न्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई सी प्रोसेस क्रिएट हो रही है किसी चीज़ को करने के लिए, तो न्यू प्रोसेस हो गई वो, है ना। उसके बाद यहाँ पे रेडी प्रोसेस है। रेडी प्रोसेस का मतलब ये होता है कि प्रोसेस वेटिंग में है, सीपीयू जैसे उसको मिलेगा वो एग्जीक्यूशन में लग जाएगी, ठीक है। प्रोसेस क्या है, अभी वेटिंग में, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे रनिंग। रनिंग का मतलब ये होता है प्रोसेस सीपीयू उसको मिल गया है ऑलरेडी, और वो क्या कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो वो अपना यहाँ पे क्या कहलाएगा कि यहाँ पे रनिंग में है। देन उसके अलावा वेटिंग। वेटिंग का मतलब वही होता है कि यहाँ पे किसी भी वो यहाँ पे हार्डवेयर का वेट कर रही है एग्जीक्यूशन होने के लिए, है ना। सीपीयू का वेट कर रही है, किसी भी चीज़ का वेट कर रही है, राइट। देन उसके लास्ट है यहाँ पे टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब ये होता है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो गया है, सीपीयू ने काम कर दिया है, अब वो प्रोसेस ख़त्म हो गई तो टर्मिनेटेड हो गई। इस तरीके से ये स्टेट्स होती है किसकी, प्रोसेस की, है ना। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन देखने वाले क्या, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अब एक्चुअल में ये जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है ये क्या होता है, ये ध्यान से आप लोग समझना। देखो सिंपल से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, अ प्रोसेस मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के दौरान अलग अलग स्टेट से गुजरता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना। सो जो अलग अलग स्टेट में जाता है, राइट, तो क्या होता है, जैसे मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रांजिशन ने काम किया। किसने, ट्रांजिशन ने काम किया। क्या होता है ट्रांजिशन, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले फिलहाल यहाँ पे देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज द प्रोसेस स्टेट अकॉर्डिंग टू सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट। अब ये जो स्टेट चेंज हो रही है किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मन से चेंज कर देता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ये चेंज करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मतलब जो प्रोसेस है वो सीपीयू में क्या हो रहा है उसके साथ, है ना। मतलब यहाँ पे सीपीयू में जा रही है, या फिर सीपीयू रोक रहा है काम, या फिर एग्जीक्यूशन बंद कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये किस स्टेट में जाएगा। और जैसे ही स्टेट बदली वो ट्रांजिशन है अपना। जैसे यहाँ पे देखो, ईच स्टेट सो द करेंट कंडीशन ऑफ द प्रोसेस। हर एक स्टेट करेंट कंडीशन बताती है किसकी, प्रोसेस की, राइट। और यहाँ पे देखो, द स्टेट चेंज आर कॉल्ड प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन। जो स्टेट चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन बोलते हैं, है ना। ये सिंपल सा मैन फ्लो होता है इसका। ये देखो ये मैन फ्लो है जो आपको नीचे दिख रहा है। सबसे पहले न्यू, देन उसके बाद रेडी, फिर यहाँ पे रनिंग, फिर यहाँ पे टर्मिनेटेड, राइट। सिमिलर उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे रनिंग, फिर यहाँ पे वेटिंग, फिर यहाँ पे रेडी। इस तरीके से चीज़ें चलती है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजिशन क्या होता है एंड कैसे होता है। देखो ये है अपना क्या है, ट्रांजिशन। सिंपल सा समझो, सबसे पहला ट्रांजिशन यहाँ पे न्यू से रेडी। मतलब प्रोसेस यहाँ पे आई थी एग्जीक्यूशन करने के लिए, राइट। तो अगर वो आई, अपन ने क्रिएट किया, तो वो न्यू है। फिर यहाँ पे एकदम रेडी हो गई, परफेक्ट रेडी हो गई कि बिल्कुल अब उसको क्या करना है, सीपीयू चाहिए, है ना। बिल्कुल रेडी हो गई, तो वो अपना यहाँ पे हो गया, राइट। सो उसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे एडमिटेड, राइट। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने न्यू प्रोसेस को रेडी कर दिया कि भाई लाइन में लग जाओ, तुम्हारी बारी है, ऐसा, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद रेडी से रनिंग में आ गई। मतलब अब लाइन में लगी थी, अब एकदम से उसका नंबर आ गया, अब उसने बोला कि चलो चलो फटाफट से आ जाओ। तो ऐसे ही हुआ कि रनिंग में आ गई। मतलब सीपीयू ने उसको क्या कर लिया, असाइन कर लिया, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगी, है ना। धीरे धीरे यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सीपीयू ने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रनिंग से एकदम से वेटिंग में आ गई। अब वेटिंग में क्यों आ गई, क्योंकि उसने यहाँ पे सीपीयू ने बंद कर दिया, जो प्रोसेस रनिंग में चल रही थी ना उसको स्टॉप कर दिया। और यहाँ पे या तो अब उसको कोई इनपुट आउटपुट, यहाँ पे कोई सी भी डिवाइस चाहिए, है ना, कोई सा भी यहाँ पे चीज़ चाहिए जिससे वो अब बाहर निकल सके,
या फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है सीपीयू को, भाई किसी और ने बुला लिया सीपीयू को, तो अब उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, वेटिंग से फिर रेडी में आ गई। मतलब अब वेट कर रही थी, अब एकदम से रेडी क्यों में आ गई। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, भाई अब तुम फटाफट से अभी वेट कर रहे थे ना, चलो आ जाओ लाइन में लग जाओ, अब तुम्हारी बारी फिर से आने वाली है, ऐसा है। तो ये फिर क्या हो गई, फिर से रेडी में आ गई, राइट। फिर क्या हुआ, रनिंग में चलते 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 एकदम से रेडी में आ जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बोला, जैसे रनिंग में चल रही थी, सीपीयू ने क्या बोला, अरे यार तुम साइड हटो, अभी दूसरी बड़ी प्रोसेस आ रही है, उसको प्रायोरिटी देना है मुझे, तो दूसरी प्रोसेस को बुला लिया। तुमसे बोला तुम थोड़ी देर रुको रुको, अभी तुम्हें फिर से लेंगे, है ना। इस तरीके से करता है। तो यहाँ पे ये फिर इसको बोलते हैं अपन प्रिमिटिव, राइट। प्रिमिटिव मतलब यहाँ पे थोड़े कुछ टाइम स्लॉट्स में यहाँ पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन, सीपीयू, राइट। तो इस तरीके से अपना ये रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे रनिंग में थी, रनिंग से टर्मिनेटेड हो गई, मतलब अब यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट, राइट। टर्मिनेट मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, टर्मिनेट कहलाता है। अब इसके बाद अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या इसका डायग्राम है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ इसका डायग्राम होता है ना। पहली बात, ये डायग्राम याद कैसे रखोगे, देखो सिंपल सा समझो। इसको याद रखने के लिए क्या करना है आपको, एक यहाँ पे एक इस तरीके से गोल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे दो आंखें बनाना है, ये गाय की दो आंखें हो गई। फिर उसके बाद गाय का यहाँ पे मुंह बनाना है। फिर यहाँ पे ये इस तरीके से ले जाके और यहाँ पे कान बना देना है, ठीक है। ये इस तरीके से अपना हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नाम लिखना है, ये न्यू है, न्यू से फिर यहाँ पे रेडी में आई, है ना। रेडी से फिर यहाँ पे रनिंग में आ गई, यहाँ पे रनिंग में आ गई। रनिंग से फिर यहाँ पे ये बेटिंग है नीचे, ठीक है, ये बेटिंग है। और फिर यहाँ पे क्या है अपना, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। सो बनाने का आपको डायग्राम याद हो जाएगा आराम से कैसे बनाना है, राइट। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कैसा बनाते हो, जरूरी नहीं ऐसा बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू से यहाँ पे रेडी में आई, ये न्यू से रेडी में आई, तो इसको बोलते हैं एडमिटेड, ठीक है। एडमिटेड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने न्यू यहाँ पे जो प्रोसेस थी उसको यहाँ पे रेडी क्यू में ला दिया, ठीक है। अब वो रेडी है बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर रेडी से कहाँ आ गई, यहाँ पे रनिंग पे आ गई। मतलब अब उसको यहाँ पे क्या हो गया, सीपीयू मिल गया, ठीक है। अब सीपीयू मिल गया, जिसको अपन यहाँ पे बोलते हैं शेड्यूलर, यहाँ पे डिस्पैच, राइट। तो अब उसको सीपीयू मिल गया, रनिंग में आ गई है, अब हो रही है अपनी रन, है ना। फिर वहाँ से अब हो सकता है वो डायरेक्टली टर्मिनेटेड हो जाए, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट एग्जिट हो जाएगी, या फिर हो सकता है रनिंग से चलते चलते एकदम से वेटिंग में आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर ये वेट करेगी दूसरी चीज़ का, है ना। फिर उसके बाद पता चला वेटिंग से रेडी में आ गई, रेडी से फिर से यहाँ पे रनिंग में आ गई, या फिर रनिंग से यहाँ पे क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट का मतलब होता है कोई दिक्कत आ गई, ठीक है। सो इंटरप्ट हुआ तो यहाँ से फिर से रेडी में आ गई, अब वो फिर से वेट करेगी। इस तरीके से अपना डायग्राम हो। सो ध्यान से देखो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी, अब ये क्या होता है, एक तरीके से समझो ये एक फाइल है, क्या है, फाइल है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है प्रोसेस से रिलेटेड, वो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a PCB इज अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस। तो ये क्या है, एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरीके से इसके अंदर सारा डेटा होता है ना। जो कौन मेंटेन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मेंटेन करता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब इसके बाद देखो, इट स्टोर इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ प्रोसेस, राइट। ये वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस को मैनेज करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो देखो, वेन एवर अ प्रोसेस इज रनिंग और वेटिंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इट्स पीसीबी टू कीप ट्रैक ऑफ इट, राइट। सिंपल सी बात है, जब भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगी, वेटिंग स्टेट में होगी, रेडी होगी, जो भी होगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का यूज़ करता है ना, पीसीबी का यूज़ करता है देखने के लिए कि भाई ये अगली किस स्टेट में जाने वाली है, या फिर वेट कर रही है तो कहाँ वेट कर रही है, इसका एड्रेस कहाँ पे, इसकी आईडी कौन सी है, ये सारी चीज़ें देखता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तभी तो उसको पता चलेगा ना किस प्रोसेस को कहाँ पे क्या करना है, राइट। देन उसके बाद अगर यहाँ पे अपना जो सीपीयू है वो भी अगर स्विच कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में, तब भी यहाँ पे ये यूज़ होती है ना। सो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पीसीबी क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है पीसीबी के अंदर, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, देखो, मेन इंफॉर्मेशन स्टोर इन पीसीबी। सबसे पहले प्रोसेस आईडी,
अब भाई प्रोसेस की आईडी तो होनी चाहिए जो कि यूनिक आईडी होती है, मतलब हर एक प्रोसेस की यूनिक आईडी होगी, है ना, ताकि उसको पहचान सके कौन सी प्रोसेस है, राइट, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे सेकंड होती है अपनी यहाँ पे प्रोसेस स्टेट। अब प्रोसेस स्टेट का मतलब है कि भाई स्टेट की इंफॉर्मेशन रहती है कि एक्चुअल में किस स्टेट में जाने वाली है ना, या फिर किस स्टेट में है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर के पास क्या रहता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्या करने वाले हो उसका यहाँ पे एड्रेस रहता है ना, तो वो चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर। अब इसमें क्या होता है जनरली, अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या होगा, जो अपना यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर है उसके अंदर यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है, ताकि अगर कभी भी काम आए तो उसको यूज़ कर सके, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सीपीयू को मतलब कौन सी क्या प्रोसेस करनी है, ठीक है, किसको प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं देनी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। अब सिंपल सी बात है, किस प्रोसेस को यहाँ पे कौन सी मेमोरी देनी है, कहाँ पे कौन सी स्टोर है, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर रहती हैं, किसके अंदर, पीसीबी के अंदर, क्लियर है ना। देन उसके बाद लास्ट है इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन, राइट। इसका मतलब है कि भाई उसको कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देना है ना, वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहती है, पीसीबी के अंदर रहती है। कुछ इस तरीके से रहती है। देखो ये अपना यहाँ पे डायग्राम है ना, पीसीबी डायग्राम है। सो जैसे ये आईडी हो गई, प्रोसेस की आईडी हो जाती है, प्रोसेस का स्टेट हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रह जाती है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अपना पीसीबी क्या होता है। पीसीबी ये क्या है, एक तरीके से फाइल है जिसके अंदर प्रोसेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, सीपीयू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं प्रोग्राम के बारे में कि एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम है ये क्या होता है ना। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब अपन प्रोसेस की बात कर रहे थे तो प्रोग्राम क्या होता है। तो जनरली क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है वो एक इंस्ट्रक्शन है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाती है, राइट। सो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ लिखी हुई है। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई सा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम होता है ना। सो इसके बाद देखो, इट इज़ अ पैसिव एंटिटी। पैसिव एंटिटी का मतलब ये होता है कि ये खुद से यहाँ पे कोई सा भी एग्जीक्यूशन नहीं करता। पैसिव मतलब खुद से कुछ नहीं करता, है ना, ये चीज़ है। सो देखो उसका मतलब यही है, विच मीन्स इट डज नॉट एग्जीक्यूट बाय इटसेल्फ। वो खुद से एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो, अ प्रोग्राम इज यूजली स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। जनरली ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है ना, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, राइट। पहले यहाँ पे हार्ड डिस्क चलती थी, राइट, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे एसडीडी, अब यहाँ पे एसएसडी, ठीक है। सो इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पे देखो, व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन इट बिकम्स अ प्रोसेस। जैसे ही वो मेमोरी में लोड होता है कोई सा भी एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो वो क्या कहलाने लगता है, प्रोसेस कहलाने लगता है ना। ये देखो डिफरेंस है बिटवीन यहाँ पे प्रोग्राम और प्रोसेस। तो सबसे पहला है जो प्रोग्राम है वो क्या है, यहाँ पे पैसिव होता है, मतलब ये खुद से कोई एग्जीक्यूशन नहीं करता, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना प्रोसेस है ये क्या है, एक्टिव है। मतलब यही जब यहाँ पे जो प्रोग्राम है, आपको पता है जब प्रोग्राम यहाँ पे चलने लगता है ना, जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आ जाता है उसी को तो बोलते हैं यहाँ पे प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या एक्टिव है, ठीक है, मतलब यहाँ पे खुद से ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर्ड ऑन डिस्क, ये डिस्क के अंदर स्टोर होता है, ये मेमोरी के अंदर, है ना। इसके अलावा नो एग्जीक्यूशन स्टेट, भाई जो प्रोग्राम है उसकी ना यहाँ पे रेडी क्यों होता है, ना वेटिंग में होता है वो, ना यहाँ पे रनिंग में होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रोसेस होती है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन स्टेट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे E.exe फाइल, और यहाँ पे सिंपल सा मतलब एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कहीं पे, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे कोई सी भी एप्लीकेशन अपन रन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस का एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग होती क्या है ना, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सिंपल से समझो, सीपीयू क्या करता है, देखो सीपीयू एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, सारे एग्जीक्यूशन कौन करता है, सीपीयू करता है। जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं कौन करता है, सीपीयू करता है। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है, अब सीपीयू को क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज होती है, सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाता है, फिर तीसरी में जाता है, इसी को बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग,
ठीक है। सो सिंपल से यहाँ पे समझो, सीपीयू शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। अब एक होता है रेडी क्यू, एक होता है रनिंग क्यू। रेडी क्यू का मतलब ये होता है जितनी प्रोसेस एकदम परफेक्टली रेडी हो गई हैं, है ना, वो रेडी क्यू के अंदर आती हैं कि भाई अब बस उनको एग्जीक्यूशन के लिए मतलब वेट कर रही है वो, बाकी रेडी हो चुकी है, वो आएंगी यहाँ पे रेडी क्यू के अंदर। फिर जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन में लग गई हैं वो रनिंग क्यू के अंदर आ जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पे होती है ना। तो क्या होगा, सिंपल सा, जो रेडी क्यू के अंदर होंगी तो उनको यहाँ पे सीपीयू असाइन किया जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर रेडी टू रन, जब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस रेडी हो जाती हैं रन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, तब क्या होता है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो सीपीयू है उसको कौन सी प्रोसेस पहले मिलेगी, है ना। कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। सो यहाँ पे इसका मेन गोल क्या होता है, देखो सिंपल सा गोल ये होता है, यहाँ पे ये जो चेंज करते हैं ना सीपीयू में एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस, उसका मेन गोल ये होता है कि सीपीयू की एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बेटर करें, है ना, उसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा क्या करे, और अच्छा इम्प्रूव करे। ये चीज़ यहाँ पे मेन गोल रहता है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है उसमें बहुत सारे यहाँ पे अपन अलग अलग प्रोसेस को, अलग अलग एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं ये सीपीयू शेड्यूल करने के लिए, ठीक है। अब वो अपन देखेंगे अभी क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि सीपीयू शेड्यूलिंग की हमें ज़रूरत क्यों है, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि वाई इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ नीडेड, राइट। इसकी एक्चुअल में नीड क्यों है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे, टू कीप द सीपीयू बिजी, मतलब हम क्या चाहते हैं कि सीपीयू बिजी रहे, फ्री ना बैठे, है ना। एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि एकदम खाली बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद सेकंड है यहाँ पे टू रिड्यूस वेटिंग टाइम। अब वही सेम चीज़ है भाई, ऐसा ना हो कि बैठा है वेट कर रहा है कि कोई सी प्रोसेस आ जाए तब मैं एग्जीक्यूशन परफॉर्म करूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे टू रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है जब एक प्रोसेस यहाँ पे रेडी क्यू में आई तब से लेके जब तक उसका एग्जीक्यूशन पूरा हो नहीं जाता तब तक का जो बीच का जो समय रहता है, टोटल टाइम, वो रहता है टर्न अराउंड टाइम। तो उसको कम से कम करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टू इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, राइट। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे, है ना। देन उसके बाद लास्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोवाइड अ बेटर रिस्पॉन्स टू प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे प्रोसेस से बेटर रिस्पॉन्स मिले उसके लिए यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग किया जाता है। सो आपको समझ में आ गया सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, प्लस यहाँ पे उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं बेसिक शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे सिंपल सा कि एक्चुअल में ये शेड्यूलिंग क्या होती है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है अपन देखने वाले हैं। सो सिंपल सा देखो, व्हेन सेवरल प्रोसेस आर रेडी टू एग्जीक्यूट दे आर प्लेस्ड इन द रेडी क्यू। मतलब अब देखो बहुत सारी प्रोसेस है, अब वो एकदम रेडी हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल एग्जीक्यूशन के लिए, तो क्या होगा, उनको एक जगह बिठा दिया जाएगा जिसको बोलते हैं रेडी क्यू। अब उनको वहाँ पे इसलिए बिठाया जाएगा क्योंकि एक एक करके सबका नंबर आएगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे, तो वो रेडी क्यू हो गया। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे शेड्यूलर। अब शेड्यूलर क्या करेगा, जितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर बैठी है ये क्या करेगा, उसमें से किसी को सिलेक्ट करेगा, मतलब कि किसको सीपीयू यहाँ पे पहले मिलेगा, तो ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है। तो इसने बोला हाँ प्रोसेस नंबर 2 तुम आ जाओ, तो ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो ये काम होता है शेड्यूलर का। फिर होता है अपना यहाँ पे डिस्पैचर। अब डिस्पैचर क्या करता है यहाँ पे, सिंपल सा, जिसको यहाँ पे शेड्यूलर ने सेलेक्ट किया, जैसे इसने सेलेक्ट किया प्रोसेस नंबर 2, तो डिस्पैचर उसको बोलेगा चल ठीक है प्रोसेस आ जा, ये ले सीपीयू, अब तू अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर। तो मतलब सीपीयू को सौंप देगा कुल मिला के। तो ये एक्चुअल में वहाँ पे सीपीयू को सौंप देता है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। सो आपको होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपना यहाँ पे बेसिक शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताई ये होती है, जिसमें मैंने आपको बोला यहाँ पे रेडी क्यू क्या है, तो ये क्या है, सिंपल सा यहाँ पे जहाँ पे सारी प्रोसेस वेट करती है सीपीयू मिलने का। डिस्पैचर क्या है, सॉरी शेड्यूलर क्या है, शेड्यूलर वो होता है जो सेलेक्ट करता है रेडी क्यू में से कि किस प्रोसेस को जाना है। फिर डिस्पैचर क्या होता है, ये सिंपल सा यहाँ पे जो जिसने भी मतलब शेड्यूलर ने जिस प्रोसेस को सेलेक्ट किया है उसको ये एक्चुअल में यहाँ पे कंट्रोल दे देता है सीपीयू का, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, इसका मतलब ये होता है जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, स्विच करता है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच, राइट। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं कि जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है उसके मोड्स कितने होते हैं। याद रखना, अगर मोड्स आ रहा है तो सिंपल सा आपको 2 ही मोड्स लिखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर यहाँ पे सीपीयू से रिलेटेड मोड्स वगैरह है,
आपको दो ही मोड लिखना है हमेशा। कौन कौन सा? पहला यहाँ पे लिखना है प्रिमिटिव मोड, है ना। दूसरा यहाँ पे लिखना है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, राइट। तो ये दो यहाँ पे मोड होते हैं, एक तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, दूसरी यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है, ठीक है। सो अब वन बाय वन करके अपन समझते हैं कि प्रिमिटिव क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। जैसे ये प्रिमिटिव अपना यहाँ पे शेड्यूलिंग है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो सीपीयू यहाँ पे कोई सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है ना। अब बीच में यहाँ पे क्या हुआ, उसने यहाँ पे स्विच कर दिया, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगा। अब इस प्रोसेस को यहाँ पे वेटिंग में छोड़ दिया कि इसको थोड़ी देर बाद क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यही चीज़ होती है प्रिमिटिव के अंदर। मतलब अगर एक प्रोसेस की मान लो यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए उसको यहाँ से लेके यहाँ पे इतनी जगह चाहिए, ठीक है, इतने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगी, तो सीपीयू इतना टाइम देगा ही नहीं उसको। यहाँ तक आ गया मान लो, वो अब हो सकता है ये स्विच कर दे दूसरी प्रोसेस पे, फिर यहाँ पे दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगे, फिर उसके बाद फिर से इस पे स्विच हो जाए, फिर इसको एग्जीक्यूट करे। ये चीज़ें मतलब जब यहाँ पे सीपीयू बदलता रहता है अपनी प्रोसेस, है ना, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। बस आपको इतना याद रखना है। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो जनरली अगर हमें यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, सीपीयू से, तो अपन क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसमें यहाँ पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यूज़ होती है। सबसे पहले SRTF, है ना, ये भी अपन देखेंगे अभी आगे। SRTF, उसके अलावा यहाँ पे राउंड रॉबिन और यहाँ पे प्रिमिटिव प्रायोरिटी, राइट। तो ये तीन यहाँ पे एल्गोरिथम है जहाँ पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यूज़ होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव क्या है। तो यहाँ पे देखो ये अपनी प्रिमिटिव हो गई, ये अपनी यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव हो गई, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव जस्ट इसका उल्टा होती है। मतलब अगर यहाँ पे एक प्रोसेस यहाँ पे सीपीयू के अंदर आ गई, है ना, तो जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पे कोई से सीपीयू छीन नहीं सकता। कोई भी प्रोसेस यहाँ पे सीपीयू नहीं ले सकती, है ना। सीपीयू भी कहीं नहीं जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो भी फोर्सफुली उससे यहाँ पे फोर्सफुली सीपीयू नहीं ले पाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव में ये होता है, जब तक यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जितने समय में एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा पहले वो होगा एक प्रोसेस का, फिर दूसरी प्रोसेस पे जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे, राइट। अब ये बहुत ही सिंपल और यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी होता है, राइट। सो यहाँ पे कुछ ये एल्गोरिथम के एग्जांपल हैं जो अपन देखेंगे। तो ये सारी एल्गोरिथम अपन इसकी हेल्प से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन यहाँ पे आपका SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव से, और एक होता है यहाँ पे प्रियोरिटी नॉन प्रिमिटिव, राइट। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे मोड्स होते हैं किसके, सीपीयू शेड्यूलिंग के, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। सो फाइनली अपन यहाँ पे एल्गोरिथम समझने वाले हैं अब, है ना। सो यहाँ पे देखो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर द रूल यूज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, टू डिसाइड विच प्रोसेस गेट द सीपीयू एंड इन व्हाट ऑर्डर, राइट। किस ऑर्डर में यहाँ पे सीपीयू मिलेगा किस प्रोसेस को, ये चीज़ डिसाइड होती है किसके द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ये सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, है ना, सेलेक्ट करने के प्रोसेस, राइट। यहाँ पे देखो कुछ एल्गोरिथम प्रिमिटिव के थ्रू करते हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाए थे ना एग्जाम्पल, राइट। और यहाँ पे कुछ होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव का यूज़ करते हैं, क्लियर है। सो ये कुछ अपने मेन एल्गोरिथम है जो अपन यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले FCFS, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन SJF मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी, और यहाँ पे राउंड रॉबिन। इतने अपन यहाँ पे देखने वाले। नीचे भी देखो वही लिखा हुआ है इस तरीके से। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, और एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले सबसे पहले FCFS के बारे में, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में। अब इसमें होता क्या है, सिंपल सा समझो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बहुत ही सिंपल सी सीपीयू एल्गोरिथम होती है ना। सो इन दिस एल्गोरिथम द प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट गेट द सीपीयू फर्स्ट। जो पहले प्रोसेस आती है उसको पहले सीपीयू मिल जाता है, जो उसके बाद आएगी उसको बाद में मिल जाएगा। इस तरीके से चलता है, मतलब बहुत ही सिंपल होता है ना। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे देखो, अ प्रोसेस कीप द सीपीयू until it finished its execution or enter the waiting state, right। मतलब जो स्टेट पहले आ गई, है ना, तो जब तक उसका एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो नहीं जाता तब तक यहाँ पे वो बाहर नहीं निकलेगी, किसी और जो अपनी प्रोसेस है उसको सीपीयू नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी चीज़ें, है ना। अब बेसिकली ये यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम करता है, राइट। और इसके अलावा फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, फीफो प्रिंसिपल, इस तरीके से।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये अपनी यहाँ पे प्रोसेस है। सो सपोज ये प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 3 प्रोसेस आई है, इसी क्रम में आई है। पहले P1 आई, फिर P2, फिर P3। तो जो CPU है ना वो इसी क्रम में इनको मिलेगा। पहले P1 को मिलेगा, फिर P2 को, फिर P3 को। इस तरीके से इनको मिलता जाएगा। है ना, क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से एग्जाम्पल लिया अपन ने, है ना, किसका? FCFS का, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो ध्यान से क्या क्या दिया है। पहले प्रोसेस 1 दी है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 3 प्रोसेस दे रखी है आपको, है ना। अब ये प्रोसेस ऐसे ही आई है, राइट, तो इनका एग्जीक्यूशन भी ऐसे ही होगा। क्योंकि देखो, अराइवल टाइम क्या है अपना? 0, 1, 2, मतलब इसी क्रम में ये आई है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जो रेडी क्यू होगा ना, वो अपना यहाँ पे इस तरीके से होगा। जो यहाँ पे रेडी क्यू होगा, है ना, वो इस तरीके से होगा। पहले P1, फिर P2, फिर P3। ये क्या है? अपना रेडी क्यू है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रेडी क्यू क्या होता है। पहले प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आती है, रेडी क्यू से फिर कहाँ आती है? रनिंग क्यू के अंदर आती है। तो अभी रनिंग क्यू क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल आपको रेडी क्यू पता चल गया कि किस क्रम में अपनी प्रोसेस आई है। अब क्या होगा? ये अपना अराइवल टाइम होता है, मतलब जब प्रोसेस को यहाँ पे CPU मिलेगा वो है अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम अपना ये है, राइट, जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए अराइव हो गई है। फिर यहाँ पे है बस टाइम। बस टाइम का मतलब होता है जब प्रोसेस अपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपना यहाँ पे बस टाइम होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया अराइवल टाइम। तो ये हमें दिखा कि पहले प्रोसेस 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस आई है ना। अब आपको पता है ये यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम के हिसाब से काम करता है। मतलब यहाँ पे जब तक प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, एक प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे CPU दूसरी प्रोसेस को नहीं मिलेगा। यही चीज़ है। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, अपन यहाँ पे सबसे पहले रूल अप्लाई करेंगे, किसका? FCFS का। अब रूल क्या होता है? रूल ये बोलता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस पहले रेडी क्यू के अंदर आ गई है, सपोज ये अपना रेडी क्यू है, ये है अपना क्या? रेडी क्यू यहाँ पे। ठीक है, ये रेडी क्यू है। पहले प्रोसेस 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। उसी के हिसाब से इसको यहाँ पे CPU भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रोसेस नंबर 1 को मिलेगा। ये इसको बोलते हैं ग्रांट चार्ट, राइट। अब ये ग्रांट चार्ट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रनिंग की होता है अपना, जिसके अंदर प्रोसेस आती है रनिंग के लिए, है ना, तो यहाँ पे उसी को बोलते हैं ग्रैंड चार्ट, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले प्रोसेस 1, फिर यहाँ पे कौन सी आएगी? प्रोसेस 2, फिर कौन सी आएगी? प्रोसेस 3। इस तरीके से 3 प्रोसेस आएंगे। अब सुनो ध्यान से, अब इसका देखो सबसे पहले यहाँ पे कि वर्स्ट टाइम क्या था, राइट। तो यहाँ पे देखो, जो अपनी प्रोसेस 1 आई थी तो उसका वर्स्ट टाइम था यहाँ पे 5। तो 0 से लेके 5 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसको 0 से लेके 5 टाइम, मतलब यहाँ पे 0 लिखना है आपको, फिर यहाँ पे 5 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो प्रोसेस 2 थी वो यहाँ पे इस टाइम से कंटिन्यू करेगी, मतलब 5 के आगे और कितना हुआ है वो अपन इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ये अपना है सेकंड वाली प्रोसेस P2। अब ये देखो यहाँ पे 3 तक यहाँ पे कंप्लीट हुए में, मतलब इसको 3, इसका फर्स्ट टाइम क्या है? 3 है। मतलब आपको 5 में प्लस करना है 3 को और आगे लिखते जाना है ना। सो यहाँ पे देखो 5 + 3 कितना होगा? 8 हो जाएगा। देन उसके बाद अब प्रोसेस नंबर 3 देखो, अब ये है अपनी प्रोसेस नंबर 3। सो इसमें क्या है? देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे अराइवल टाइम क्या है? 2 है। और यहाँ पे ये देखो 4, यहाँ पे इसका वर्स्ट टाइम है। सो 8 तो यहाँ तक हो गया था, 8 में प्लस कर दो 4 को, कितना हो गया अपना? 12। तो यहाँ पे अपना 12 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आ रही हैं इसको अपन क्या बोलते हैं और कैसे अपन को कहाँ लिखना है? ठीक है, तो देखो ये टोटल प्रोसेस को टाइम लगाए कंप्लीट होने में। जैसे जो अपनी प्रोसेस 1 है उसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना, उतना टाइम उसको टोटल लगाए कंप्लीट करने में। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस 2 है उसको यहाँ पे इतना टाइम लगाए, फिर जो प्रोसेस 3 है उसको इतना टाइम लगाए कंप्लीट करने में। ये चीज़ है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। क्या बोलते हैं? कंप्लीशन टाइम। ये है अपना कंप्लीशन टाइम। तो ठीक है, इसको अपन को यहाँ पे लिखना पड़ता है, जो कंप्लीशन टाइम है ना उसको यहाँ लिखना है। सो क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्रोसेस 1 आई थी, उसको 0 से लेके 5, मतलब यहाँ पे ये देखो ना, जो प्रोसेस 1 है उसके आगे क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 लिख दो, ये 5 हो गया। उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 के आगे क्या लिखा है? प्रोसेस नंबर 2 के आगे 8 लिखा है। देखो ये दिख रहा है ना आपको, 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा आपको 8 लिख देना है। तो मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। फिर अपनी प्रोसेस नंबर 3, अब प्रोसेस नंबर 3 के आगे क्या लिखा हुआ है? इसके आगे 12 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। ठीक है,
ये मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। इस तरीके से अपना यहाँ पे सीटी निकल गया, मतलब कंप्लीशन टाइम निकल गया, है ना। तो ये अपना कंप्लीशन टाइम हो गया। अब इसके बाद अपन को निकालना है कि यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, टोटल जो टाइम होता है जब प्रोसेस यहाँ पे अराइव हुई उससे लेके जब कंप्लीट हुई, तो अपना टोटल टाइम कितना लगा वो अपन को निकालना है। सो ये देखो, ये अपन ने निकाला ना, ये किसकी हेल्प से निकाला, ग्रैंड चार्ट की हेल्प से निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 8, 12 इस तरीके से अपना निकला, तीनों प्रोसेस का निकल के आ गया। अब उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अपन को निकालना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला कि जब प्रोसेस अराइव हुई थी तब से लेके जब अपनी कंप्लीट हुई पूरी, जब उसका कंप्लीशन हुआ तब टोटल टाइम कितना लगा, है ना, कितनी देरी के लिए प्रोसेस यहाँ पे इस प्रोसेस में आई थी। तो वो चीज़ अपना क्या है, टर्न अराउंड टाइम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TAT, टर्न अराउंड टाइम। तो वो कैसे निकलता है, उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। जो आपका कंप्लीशन टाइम है, जो CT निकाला था ना हमने, है ना, उसमें से माइनस करना है 80 को, अराइवल टाइम। मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट हुई थी उसमें से माइनस कर दो किसको, अराइवल, जब अराइव हुई थी, जब वहाँ से एकदम बिल्कुल मतलब रेडी हुई थी, राइट। तो इसको माइनस कर दो इससे, तो 5 माइनस 0, 5, फिर यहाँ पे 8 माइनस 1, 7, फिर यहाँ पे 12 माइनस 2, 10। इस तरीके से अपना टर्न अराउंड टाइम यानी टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे वेटिंग टाइम निकालना है कि एक्चुअल में अपनी प्रोसेस में वेट कितना किया। तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। जब देखो अपना टोटल टाइम आपको पता है ना, उसमें से आप यहाँ पे जब प्रोसेस कंप्लीट हुई थी ना, वो वाला टाइम माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेटिंग टाइम आ जाएगा। कैसे, ये देखो, ये अपना वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, जो अपना टर्न अराउंड टाइम है उसमें से माइनस कर दो किसको, वर्स्ट टाइम को। तो ये है अपना टर्न अराउंड टाइम, इसमें से माइनस करना है वर्स्ट टाइम को, ठीक है। तो 5 माइनस 5, 0, फिर यहाँ पे 7 माइनस 3 कितना, 4, फिर 10 माइनस 6 कितना, 6। तो ये जो अपना है ये वेटिंग टाइम आ गया, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद अपन को लास्ट में एक चीज़ और निकालनी रहती है, वो क्या है, अब इनका एवरेज निकालना है, किसका, एक तो वेटिंग टाइम का, दूसरा यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम का। तो ये दो चीज़ें और निकालेंगे, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो, सबसे पहले एवरेज निकालना है वेटिंग टाइम का। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वेटिंग टाइम को प्लस कर दो जितना भी है वेटिंग टाइम, और क्या करना है, जितनी प्रोसेस है उससे डिवाइड कर दो। तो देखो अपना वेटिंग टाइम पहले 0 आया था, फिर 4 आया था, फिर 6 आया था, तीनों को प्लस किया और डिवाइड किससे किया, 3 से। क्यों, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे 3 थी, P1, P2 और P3, ठीक है ना। तो ये अपना इस तरीके से आ गया 3.33 यूनिट्स, यूनिट्स में आता है ये, है ना, हमेशा याद रखना। अब इसी के जैसा सेम टू सेम आपको निकालना है क्या, टर्न अराउंड टाइम। तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपल है, जैसा आपने ये निकाला वैसे ही वो निकालना है। मतलब क्या करना है, जो आपका टर्न अराउंड टाइम है टोटल, देखो 5, 7 और 10 इस तरीके से आया था, प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया 3 से, टोटल प्रोसेस से। तो ये देखो 22 डिवाइड बाय क्या हो गया, 3, तो 7.33 अपना यूनिट्स आ गया, ये आ गया, है ना। इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो कुल मिला के ये चीज़ें होती हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें अपन मैन निकालते हैं। सबसे पहले अपन को यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं, है ना। क्या दे रखा होता है, जस्ट वेट, अपन को यहाँ पे अराइवल टाइम और वर्स्ट टाइम दिया रहता है, ठीक है। क्या दिया रहता है, अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम दिया रहता है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं कौन सी प्रोसेस पहले रेडी क्यू में आई है। जो प्रोसेस रेडी क्यू में आई है उसी को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि सीपीयू पहले उसी को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, फीफो के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, पहले जो आया वो पहले पाएगा, ये चीज़ रहती है। सो सबसे पहले अपन को निकालना है यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। क्या निकालना है, कंप्लीशन टाइम यानी CT। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, जो जो प्रोसेस यहाँ पे आती जा रही, जैसे इसका वर्स्ट टाइम यहाँ पे 5 है, तो 0 से 5, फिर यहाँ पे 5 में प्लस होगा 3, फिर जितना भी आएगा उसमें प्लस होगा 4। तो ये आता जाएगा अपना क्या, वर्स्ट टाइम। तो एक प्रोसेस को यहाँ पे ख़त्म होने में कितना टाइम लगा, है ना, लास्ट जो टाइम रहता है वो अपना यहाँ पे रहता है, जिसको अपन निकालते किसकी हेल्प से, ग्रैंड चार्ट की हेल्प से, ठीक है। तो ये अपन ने निकाला, फिर अपन ने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सो यहाँ पे अपन ने नोट डाउन किया 5, 8 और 12, ये देखो ये अपना CT आ गया। फिर अपन ने क्या किया, इसकी हेल्प से यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकाला। वो कैसे निकलता है, टोटल जो अपना जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर दो, तो अपना यहाँ पे T80 निकल आएगा। ये देखो क्या किया अपन ने, कंप्लीशन टाइम में से टोटल टाइम को माइनस कर दिया। फिर अब निकालना है अपन को वेटिंग टाइम,
वो कैसे निकलता है? उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, जो टोटल टाइम है, टर्न अराउंड टाइम, उसमें से आपको वर्स्ट टाइम को माइनस करना है। ये देखो, ये वर्स्ट टाइम को माइनस किया तो वेटिंग टाइम आ गया, फिर अपन ने इनका एवरेज निकाल दिया। यहाँ तक आपको एकदम बिल्कुल परफेक्टली क्लियर होगा, है ना। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसके क्या है, एडवांटेज है और यहाँ पे डिसएडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात जो अपना यहाँ पे FCFS होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देन उसके अलावा यहाँ पे इजी टू इम्प्लीमेंट। देन यहाँ पे फॉलो द फीफी प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरी प्रोसेस गेट अ चांस टू एग्जीक्यूट, हर एक प्रोसेस को चांस मिलता है कि वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी ही, भले ही थोड़ी देर बाद होगी बट यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुटेबल फॉर सिंपल बैच सिस्टम, सिंपल बैच सिस्टम के लिए बहुत ही सुटेबल है ना, जिसको यहाँ पे मस्त आराम से एक एक करके प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए बहुत ही सुटेबल है, ठीक है। उसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला है कैन कॉज हाई वेटिंग टाइम। भाई यहाँ पे वेटिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक एक प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो नहीं जाती तब तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा सारी प्रोसेस को, तो वेटिंग टाइम हाई है। इसके अलावा यहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टोटल जो टाइम लगता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देन इसके अलावा यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे इंटरेक्टिव सिस्टम, जो इंटरेक्टिव सिस्टम होता है ना, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, राइट। मतलब अगर हमें तुरंत ही काम चाहिए, स्विचिंग चाहिए तुरंत CPU के द्वारा, तो ये फिर वहाँ पे परफेक्ट नहीं होगा। अब उसके अलावा अगर मान लो कोई ऐसी प्रोसेस है जो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर कोई छोटी सी प्रोसेस होगी, क्योंकि अब वो तो रेडी क्यू के हिसाब से होगी ना, जैसे मान लो प्रोसेस 1 है, देन प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 1 को यहाँ पे टाइम लगेगा कितना, 2 मिनट, है ना। और प्रोसेस नंबर 2 को यहाँ पे टाइम लग रहा है सिर्फ 30 सेकंड, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रही है। अब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक इसको तो बेचारे को वेट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि जबकि इसका टाइम तो कम भी है, बट ऐसा होता है, ठीक है। सो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे कुछ एंड इसके एडवांटेज हो जाएंगे। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले SJF के बारे में, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो जनरली अपन एक चीज़ बस याद रखना हमेशा अपने माइंड में, तो आपको कभी गलती नहीं होगी, है ना। पहली बात यहाँ पे ये नॉन प्रिमेटिव होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि इसमें अपन वर्स्ट टाइम देखते हैं, क्या देखते हैं, वर्स्ट टाइम। बस एक चीज़ अगर आपके माइंड में क्लियर है ना, आपको कभी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। वर्स्ट टाइम देखते हैं ऑलवेज। इसका नाम है यहाँ पे देखो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब यहाँ पे जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको पहले लो, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, बाकी सब गई भाड़ में, ठीक है। ये सिंपल सा इसमें रहता है। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, है ना। इसमें सारी चीज़ें निकालना है अपन को, सारी चीज़ें अपन निकाल लेंगे, राइट। सबसे पहली बात, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे कि अपना यहाँ पर रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस आ रही हैं। तो अब रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आएंगे वो डिपेंड करता है आपका यहाँ पे एल्गोरिथम कौन सा है। जैसा अपना जो FCFS था, उसमें क्या होता था कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्रम दिया हुआ है उसी क्रम में अपन लिखते थे। बट यहाँ पे ये क्या है अपना SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें अपन बस टाइम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होगा रेडी क्यू के अंदर कौन आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडी क्यू, है ना। ये है मेरा यहाँ पे रेडी क्यू, तो यहाँ पे मैं रेडी क्यू बनाता हूँ एक, राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेडी क्यू बना लेता हूँ। ये रेडी क्यू हो गया। प्रोसेस कितनी है मेरी यहाँ पे, 4 है, 1 2 3, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई सा भी एल्गोरिथम हो, कोई सा भी एल्गोरिथम हो, अगर उसमें 0 से स्टार्ट है ना, जहाँ से भी स्टार्ट हो, मतलब सबसे कम से जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से आप शुरू करोगे। तो सबसे कम यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, राइट। अब 0 से स्टार्ट है, मतलब सबसे पहले प्रोसेस 1 आएगी, प्रोसेस 1 सबसे पहले आएगी। अब आपको चेक करना है वर्स्ट टाइम, जिसका वर्स्ट टाइम यहाँ पे सबसे कम वो सबसे पहले। तो किसका वर्स्ट टाइम सबसे कम है, इसका, कौन सी है, P4, तो अब P4 आएगी। उसके बाद किसका काम है, इसका काम है, मतलब P2, तो ये P2 आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये तो अपनी ऑलरेडी हो गई थी, अब इसके बाद यहाँ पे ये अपनी P3, तो ये P3, ये इसका क्रम आएगा। और फिर इसी ऑर्डर में ये ग्रांड चार्ट जो मैंने बनाया था ना स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर आएंगे, है ना, ग्रांड चार्ट, राइट। तो अब ये भी ऐसे ही बनता है लगभग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, तो सबसे पहले अपनी प्रोसेस 1 आएगी,
0 से लेके 6 तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस नंबर 4 आएगी, P4 आएगी। तो 6 से लेके यहाँ पे कौन सी P4 है ना, ये है P4। 6 से लेके यहाँ पे 2, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, P2 आएगी। अब ये यहाँ से लेके 8 से लेके कहाँ तक, ये P2, ये है अपनी 3, मतलब 8 से लेके 3, 8 3 यहाँ पे 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी आएगी, प्रोसेस नंबर 3। अब ये 11 से लेके कौन सा बचा है, 4, मतलब P3 4 है ना बस टाइम, तो ये हो जाएगा 15। इस तरीके से अपना ये क्या है, ये रनिंग क्यू है ना, ये क्या होता है, रनिंग क्यू, राइट। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अब आपको पता चल गया एक चीज़ कि आपका यहाँ पे CT क्या होने वाला है, मतलब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस 1 है, उसके आगे क्या लिखा है, 6, तो प्रोसेस 1 के आगे 6। फिर प्रोसेस 2 कहाँ है, ये रही प्रोसेस 2 11, तो ये 11। फिर प्रोसेस नंबर 3 ये रही 15, तो ये 15 हो जाएगा। प्रोसेस नंबर यहाँ पे कौन सी 4, 8 लिखा है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरीके से मेरा यहाँ पे CT आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम, मतलब TAT। तो ये कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम में से मुझे अराइवल टाइम को माइनस करना है। कंप्लीशन टाइम 6 है, अराइवल टाइम 0 है, तो यहाँ पे 6 आएगा। कंप्लीशन टाइम 11 है, यहाँ पे 1 है, तो 10 आएगा। फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 2, तो 13 आएगा। फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब मुझे वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टर्न अराउंड टाइम है TAT, उसमें से माइनस कर दो वर्स्ट टाइम को। तो वर्स्ट टाइम को माइनस करेंगे तो वेटिंग टाइम आ जाएगा। 6 - 6 0, उसके बाद 10 - 3 7, उसके बाद 13 - 4 तो 9, उसके बाद 5 - 2 तो 3 आ जाएगा। ये मेरा यहाँ पे वेटिंग टाइम आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, एवरेज निकालना है, किसका, टर्न अराउंड टाइम का और यहाँ पे वेटिंग टाइम का। वो कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरेज ऑफ TAT क्या होगा, 6 प्लस में 10 प्लस में 13 प्लस में 5, इन सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो किससे, 4 से, क्योंकि टोटल प्रोसेस नंबर 4 है। जो भी आएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे क्या, एवरेज ऑफ TAT। फिर मुझे निकालना है एवरेज ऑफ किसका, WT का। कैसे आएगा, 0 + 7 + 9 + 3 डिवाइड बाय 4। अब जो भी आएगा वो यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, एवरेज टाइम, सॉरी एवरेज ऑफ वेटिंग टाइम, ठीक है। इस तरीके से अपन को करना है। आपको समझ में आ गया कि SJF में क्या देखना है ना, सिर्फ आपको वर्स्ट टाइम देखना है। क्लियर इतनी चीज़ें। अब देखो इसके अपन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखने वाले। सो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, जो वर्स्ट टाइम यहाँ पे कम होता है, जिसका वर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का, तो क्या होता है वो जल्दी जल्दी यहाँ पे निकलती जाती है, मतलब एग्जीक्यूट होती जाती है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे जो एवरेज टाइम होता है, एवरेज वेटिंग टाइम, वो यहाँ पे कम से कम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना सेकंड एडवांटेज है, वो सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेस आर कम्प्लीटली क्विकली, मतलब जो छोटी प्रोसेस होती है ना बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहला यहाँ पे ये अपना एडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना वो इम्प्रूव होती है, राइट। ये सबसे पहले इसका क्या है, एडवांटेज है। एंड लास्ट अपना क्या है कि इट इज़ यूजफुल व्हेन द CPU वर्स्ट टाइम कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब यहाँ पे जब अनुमान किया गया हो, लगभग यहाँ पे पता लगाया गया हो कि वर्स्ट टाइम इतना है, तब ज़्यादा यूजफुल होता है ये, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जिसका जो वर्स्ट टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे अपना डिसएडवांटेज है कि देखो एग्जैक्ट जो वर्स्ट टाइम होता है ना, उसको यहाँ पे पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। देन उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर किसी का मान लो वर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोसेस है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है लास्ट में, है ना। और यहाँ पे लास्ट है अपना कि ये डिफ़िकल्ट होती है किससे, यहाँ पे जो FCFS थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उससे डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसके बाद अपन बात करने वाले, अभी अपन ने क्या देखा कि SJF क्या होता है, अब अपन देखने वाले SRTF क्या होता है, ठीक है। सो SJF मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और यहाँ पे अब देखने वाले SRTF, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो सिंपल सा समझो
इन दोनों में होता क्या है ये तो अपन देख चुके हैं। ये क्या है अपना नॉन प्रिमिटिव होता है। अब जो यहाँ पे SRTF होता है ये अपना प्रिमिटिव होता है। क्या होता है प्रिमिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि ये देखो है तो इसी का एक अपडेटेड वर्जन SJF का ही वर्जन है ये। बट इसमें क्या होगा अगर यहाँ पे जो रिमेनिंग जो वेटिंग जो बस टाइम वाली होंगी जो भी बस टाइम वाली प्रोसेस होंगी अगर उनका बस टाइम कम है जो रिमेनिंग बची हुई है तो पहले अपन उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रनिंग वाली को छोड़ देंगे। ठीक है, जो पहले से एग्जीक्यूट हो रही है उसको बीच में छोड़ सकते हैं अगर यहाँ पे कोई और मिल जाती है जिसका यहाँ पे जो बस टाइम है वो कम है उससे, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है। यहाँ पे डिफरेंस देख लो दोनों के बीच में। सो डिफरेंस क्या है, सबसे पहला यहाँ पे डिफरेंस है कि जो SJF होता है वो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव होता है और ये अपना प्रिमिटिव होता है। देन उसके बाद ये क्या करता है वर्स्ट टाइम को यूज़ करता है, ये यहाँ पे रिमेनिंग वर्स्ट टाइम को यूज़ करता है जो बचा हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो अपने SJF होता है उसमें यहाँ पे फोर्सफुली स्टॉप नहीं कर सकते किसी प्रोसेस को, और जो SRTF होता है इसमें अपन यहाँ पे फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना एग्जाम्पल है SRTF का। अब बहुत ही ध्यान से समझना कि इसमें क्या होने वाला है एक्चुअल में। देखो सबसे पहले अपनी प्रोसेस कितनी है 1 2 3, तीन यहाँ पे प्रोसेस है P1 P2 P3। ठीक है, उसका अराइवल टाइम दे के रखा है, उसका वेटिंग टाइम दे के रखा है। अब ये क्या है आपको पता है, ये है अपना प्रिमिटिव, है ना, राइट, प्रिमिटिव है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा अराइवल टाइम, है ना, और वेटिंग टाइम, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कौन सी प्रोसेस आ रही है। फिर जो रिमेनिंग प्रोसेस सबसे छोटी होगी उसको आपको कंसिडर करना है। सो सबसे पहले अपन बनाते हैं क्या, रेडी क्यू। यहाँ पे बनाते हैं रेडी क्यू, है ना, ये है मेरा रेडी क्यू। तो यहाँ पे सबसे मैं ऐसी सिंपल लिखते जाऊँगा कौन सी प्रोसेस पहले आ रही है कौन सी बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद अपना रनिंग क्यू आएगा, रनिंग क्यू, राइट। तो यहाँ पे रनिंग क्यों आएगा। सो ध्यान से सुनो, सबसे पहले देखो कौन सी प्रोसेस आएगी जो अराइव हो रही है सबसे पहले यानी 0 पे, तो वही आएगी, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आएगी मेरी P1, P1 रेडी क्यू के अंदर आ गई है। अब उसके बाद ये कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी अपनी यहाँ पे जब तक कोई और प्रोसेस अराइव ना हो जाए यहाँ पे, तब तक ही चलेगी। जैसे मान लो 0 से लेके ये 2 तक चलेगी, है ना। क्यों 2 तक चलेगी, बिकॉज जो अपना P2 है जो प्रोसेस नंबर सेकंड है वो यहाँ पे अराइव हो रही है कितने में, 2 पे। सपोज इनको मिनट में समझो तो 2 मिनट में अपनी अराइव हो रही है कौन सी, प्रोसेस 2, तो ये चलेगी। उसके बाद आएगी अपनी प्रोसेस नंबर 2। अब जब प्रोसेस 2 आ जाएगी, ठीक है, अब प्रोसेस 2 आने के बाद 2 को ही सिलेक्ट क्यों करूंगा मैं, उसका रीज़न है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे मान लो अपना, जैसे मान लो अभी देखो ये आई पहले, फिर उसके बाद ये आई, फिर उसके बाद ये आएगी, है ना। तो सबसे पहले मेरा 0 पे अराइव हुई थी कौन सी, P1, तो ये यहाँ पे चली, सिर्फ 2 तक चली, और यहाँ पे 2 यूनिट इसकी बच गई, 5 यूनिट बच गई, सॉरी 2 चल गई 5 बच गई। ठीक है, अब देखो अब प्रोसेस नंबर कौन सी बची है, इस वाले, इसका देखो यहाँ पे जो वर्स्ट टाइम है 5 है, इसका वर्स्ट टाइम कितना है 4 है, तो यहाँ पे P2 ही आई है यहाँ पे, है ना, इस टाइमिंग में। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है क्या 4, तो इसलिए अपन यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2 को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रोसेस 2 सिलेक्ट हो गई, अब ये कहाँ तक चलेगी, सिर्फ 2 चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 जैसी होगी वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस नंबर 3 अराइव हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो ध्यान से, प्रोसेस नंबर 3 अराइव हो चुकी है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो इनमें से सबसे कम बस टाइम किसका है, सबसे कम है यहाँ पे P3 का, तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसलिए P3 आ गया। क्या आ गया, P3 आ गया। अब इसके बाद कौन सी आएगी, अब देखो रिमेनिंग कौन सी बची है, 2 प्रोसेस बची, सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, है ना, इसका बस टाइम सबसे कम है, इसलिए प्रोसेस नंबर जो अपनी P2 है अब ये एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे P2 आएगी। उसके बाद अब कौन सी बची है, अब सिर्फ एक ही प्रोसेस बची है अपनी, तो अब फाइनल अपनी वही प्रोसेस पूरी तरीके से क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी प्रोसेस नंबर जो P1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर रनिंग क्यू बनाते हैं अपन, ये अपना रनिंग क्यू है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, सबसे पहले आई P1, तो ये 0 से लेके और यहाँ पे 2 तक चली, है ना, 0 से लेके 2 तक। उसके बाद कौन सी आई अपनी P2, इसके अकॉर्डिंग आती है तो, है ना, फिर P2 आई, तो P2 अपनी 2 से लेके कहाँ तक चली, देखो जब P2 आई थी तो 2 से लेके 2 मतलब 4, फिर उसके बाद अब कौन सी आई P3, तो ये 5, 4 से 5 हो गई। फिर आई अपनी कौन सी, फिर से P2 आ गई मतलब 7, फिर यहाँ पे कौन सी आ गई लास्ट में P1, तो 7 से और 5 और प्लस कर दो तो 12 हो जाएगा।
इस तरीके से अपनी प्रोसेस आई है ना। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो अपना CT है मतलब कंप्लीशन टाइम, तो अब कंप्लीशन टाइम कौन सा होता है, जो प्रोसेस ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है कंप्लीट होने में। तो P1 प्रोसेस ने कितना लगाया 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर अपनी जो P2 प्रोसेस है उसका यहाँ पे कितना है 7, तो ये 7 होता है। लास्ट में देखना सबसे लास्ट में कौन सी है ना, रनिंग क्यू में। फिर यहाँ पे अपनी P3 ने कितना लगाया यहाँ पे 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, तो आपको कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करना है, तो 12 में से 0 गया, कितना बचा 12। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 माइनस 2 5, फिर 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, इस तरीके से। अब आपको वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम क्या होता है, आपको टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देना है किसको, यहाँ पे वर्स्ट टाइम को। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो देखो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम कितना है 12, और बस टाइम कितना है यहाँ पे 7। ठीक है, वो नहीं देखेंगे जो काट के अपन लिख रहे थे, टोटल देखेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 5, उसके बाद यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब उसके बाद इसका जो एवरेज है वो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनको क्या करना है, आपको सबको प्लस करना है ना। अगर आपको यहाँ पे निकालना है टर्न अराउंड टाइम का एवरेज, तो इसको प्लस करके 3 से डिवाइड करो, फिर इसको प्लस करके 3 से डिवाइड करो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कंपेयर करना है किसका वर्स्ट टाइम कम है, उसके हिसाब से फिर आपको देखना है ना। बस ये चीज़ अपने माइंड में याद रखना, कंपेयर करना है, जिसका कम होगा फर्स्ट टाइम वो पहले आएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ना उसमें अलग से एक कॉलम होगा प्रायोरिटी वाला, है ना। तो अब आपको सिर्फ उसको देखना है, मतलब सबसे पहले आपको ये देखना है स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर तो उसके बाद आपको सिर्फ प्रायोरिटी को ही देखना है। मतलब आपके प्रायोरिटी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सी प्रोसेस पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि जो अपनी प्रायोरिटी होती है वो कैसे डिसाइड होगी। तो देखो, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको हायर प्रायोरिटी देखना है या फिर आपको लोअर प्रायोरिटी देखना है, सो आपको क्या करना है, सिंपल सा उसके हिसाब से चलना है। बट अगर मेंशन ना हो तो आपको हायर प्रायोरिटी के हिसाब से कर देना है, उसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, किसको प्रायोरिटी देना है, हायर प्रायोरिटी को, राइट। अब जनरली इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अपने यहाँ पे नॉन प्रिमेटिव और दूसरा होता है प्रिमेटिव। ठीक है, अब जो अपना नॉन प्रिमेटिव होता है और प्रिमेटिव होता है, दोनों आपको ऑलरेडी पता है क्या होते हैं कैसे होते हैं ना। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही एग्जांपल लेके बताऊंगा, बाकी आपको ऑलरेडी आता है। जो अपना नॉन प्रिमेटिव होता है, इसमें क्या होता है, अपनी प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है एक ही बार में, है ना। तो अपन यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं देखते, बार बार नहीं देखना पड़ता। बट यहाँ पे जो अपने प्रिमेटिव होता है उसमें आपको अराइवल टाइम देखना है, उसके बाद प्रायोरिटी देखना है, फिर जाके आपको यहाँ पे डिसाइड करना है किस प्रोसेस को आपको कब लेना है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। यहाँ पे देखो जनरली ये अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको समझते हैं पहले। इसको करना है हमें यहाँ पे नॉन प्रायोरिटी के, सॉरी नॉन प्रिमेटिव के हिसाब से, और आपको प्रायोरिटी देना है हायर प्रायोरिटी वाले को। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। देखो किस तरीके से होगा, ध्यान से समझना, है ना। चलो, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपकी 4 प्रोसेस दी है, P1 P2 P3 P4। अब यहाँ पे अराइवल टाइम दिया 0 1 2 3, और यहाँ पे आपका जो वर्स्ट टाइम है वो है 5 3 4 2। और यहाँ पे अब देखो एक और कॉलम दिया आपको प्रायोरिटी वाला, इसमें है 2 4 1 3। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी दे के रखिए, है ना। सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ पे रेडी क्यू में किसको लाओगे, जो आपकी प्रोसेस है सबसे पहली, जो सबसे पहले अराइव हो रही है 0 पे, तो P1 आएगी सबसे पहली बात। तो सिंपल सी बात है, P1 आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, फिर वो डिसाइड करेगा प्रायोरिटी। अब बिकॉज ये क्या है अपना यहाँ पे, ये है अपना नॉन प्रिमेटिव, है ना, प्रिमेटिव, तो इसलिए अपन यहाँ पे पूरा ही कंप्लीट करेंगे प्रोसेस को, बीच में तो तोड़ना नहीं है हमें, तो अराइवल टाइम को अब देखना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, P1 आ गई सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी आएगी वो डिसाइड, ये अपना हो गया। अब उसके बाद इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, तो यहाँ पे P2 आएगी, P2 आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी है P3 की, सॉरी P4 की, तो P4 आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में है P3, तो P3 आएगा। इसी क्रम में आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले P1 आएगा, ये P1 आ गया, है ना, 0 से लेके कहाँ तक, ये अपना वर्स्ट टाइम क्या है इसका 5, तो 5 तक। उसके बाद P2 आ गया, अब 5 से कहाँ तक, P2 3, मतलब 8 हो गया, प्लस करना है ना हमें। फिर उसके बाद कौन सा आ गया, P4 आ गया, क्योंकि ये देखो P4 है, आपको रेडी क्यू से डायरेक्टली यहाँ पे लेते जाना है। P4 आ गया, अब ये 8 से कहाँ तक रहेगा, 2 और प्लस कर दो 10 हो गया।
उसके बाद लास्ट में अपना P3 आएगा। तो 10 से लेके कहाँ तक, P3 10 से लेके यहाँ पे देखो 4, मतलब ये 14 हो गया, 14। अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे CT लिखना है। तो पहले P1 का कितना हो जाएगा 5, P2 का कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे P3 का 14 लास्ट वाला है ना, फिर P4 का यहाँ पे 10, ये हो गया। अब आपको T80 निकालना है, मतलब टर्न अराउंड टाइम। तो आपको यहाँ पे कंप्लीशन टाइम को क्या करना है, अराइवल टाइम से माइनस कर देना है। तो ये है कंप्लीशन टाइम, इसको माइनस कर दो अराइवल टाइम से। तो देखो ये है 5 माइनस 0, तो ये 5 हो जाएगा। 8 माइनस 1, तो ये 7 हो जाएगा। 14 माइनस क्या 2, तो ये कितना 12 हो जाएगा। फिर 10 माइनस 3, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है वेटिंग टाइम WT। तो आपको यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम ऐसे वर्स्ट टाइम को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, वर्स्ट टाइम को माइनस कर देना है। ठीक है, सो अब आपका वर्स्ट टाइम क्या है, ये है जो आपको यहाँ पे दिया है, ये प्रियोरिटी है, उसको माइनस नहीं कर देना, आपको वर्स्ट टाइम को माइनस करना है। तो 5 माइनस 5 0, फिर 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 12 माइनस 4 8, फिर 7 माइनस 2 5, ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एवरेज वगैरह तो आप निकाल सकते हो आराम से। मैंने सिंपल सा बता दिया किस तरीके से करना है, प्रायोरिटी कैसे लेना है ना, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लो। सो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैन गेट द CPU फर्स्ट। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रायोरिटी है तो जो इंपॉर्टेंट होगी वो उनको सबसे पहले CPU मिल जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफेक्टली करती है, राइट, बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जब यहाँ पे कुछ जो आपकी प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेस, तब ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ना, क्योंकि हम प्रायोरिटी के हिसाब से उनको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। देन उसके बाद इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। मतलब यहाँ पे इसको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों तरीके से किया जा सकता है, इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन, राइट, क्या क्वेश्चन आता है आपको वो करना है। देन इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि जो प्रायोरिटी है ना वो प्रॉपर तरीके से असाइन होनी चाहिए, है ना, तभी तो अपन यहाँ पे ढंग से पता लगा पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि भाई जिसकी लोअर प्रायोरिटी होती है ना उसको यहाँ पे सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अगर अपन हायर प्रायोरिटी के हिसाब से कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, है ना। सो ये चीज़ रहती है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रायोरिटी क्यों क्या होता है ना। अब आगे देखते हैं अपन, मेरी जबान फिसल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, है ना, चलो कोई ना। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अपन देखने वाले हैं राउंड रोबिन, जिसको RR बोलते हैं ना, राउंड रोबिन, राइट। तो अब इसमें क्या होता है, जनरली ये प्रिमिटिव होता है, अपना प्रिमिटिव जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो रहती है, राइट। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सा समझो, इसमें अपन यहाँ पे अपन को एक टाइम क्वांटम दिया रहता है ना। क्वेश्चन में आपको दे देगा भाई कि आपको क्या करना है, इतने टाइम में CPU को स्विफ्ट करना है, मतलब स्विच करना है, बदलते रहना है। तो वो टाइम के हिसाब से अपन को CPU को बदलना रहता है ना। अब वो टाइम कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, वो अपन क्वेश्चन पे यहाँ पे डायरेक्टली मूव करते हैं, राइट। सो अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है ना। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। किस तरीके से करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे जैसा भी क्वेश्चन दिया है अराइवल टाइम है, उसी के हिसाब से अपन को यहाँ पे देखना है कि किसको पहले लेना है, फिर किसको बाद में, फिर किसको बाद में, इस तरीके से, है ना। तो ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो अराइवल टाइम है प्रोसेस 1 का वो 0 है, मतलब P1 पहले आएगी, इतना तो कंफर्म हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे आपका देखो टाइम क्वांटम कितना दिया है, 2 दिया है। तो ये 2 चलेगी, सिर्फ 2 यूनिट चलेगी, 3 यूनिट रिमेनिंग रहेगी, 3 बच जाएगी यहाँ पे। क्लियर है, कितना चला 2 चला, और यहाँ पे अपनी 3 बच गई है ना। अब उसके बाद देखो कौन सी प्रोसेस अपनी आ रही है, उसके बाद अराइवल टाइम यहाँ पे ये प्रोसेस नंबर 2 आ रही है, तो अब प्रोसेस नंबर 2 आएगी। अब जब प्रोसेस 2 आएगी तो ये देखो ये भी क्या चलेगी, 2 तक ही चलेगी। तो यहाँ पे ये भी 2 चलेगी, तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगी। उसके बाद कौन सी आएगी, प्रोसेस 3 आएगी। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको चलाते रहना। तो ये तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि सिर्फ 2 ही है। अब उसके बाद अब देखो यहाँ पे याद रखना है एक चीज़, जब तक कोई प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती वो रेडी क्यू से बाहर नहीं निकलेगी। तो अब यहाँ पे आपकी ये तीनों कंप्लीट हो गई। अब कौन सी अपनी बची हुई थी, P1 बची थी और यहाँ पे P2 बची थी। अब उसी क्रम में आपको लिख देना है, पहले कौन सी P1,
फिर आपको लिख देना है P2। तो अब जब P1 है वो अपनी यहाँ पे आएगी 3 से 2 बार हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगी। फिर यहाँ पे P2 कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट में सिर्फ एक ही बची है, कौन सी, P1। तो अब एक बार और P1 आ जाएगी। अब ये आपका रेडी क्यू है, इसी से आपको एक एक करके यहाँ पे लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ, वरना यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 मेरी आ गई, 0 से लेके यहाँ पे सिर्फ 2, है ना। उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 आई मेरी, तो 2 से लेके कितना, 4, प्रोसेस नंबर 2, है ना। यहाँ पे 2 रिमेनिंग बच गया था, राइट। उसके बाद मेरी यहाँ पे प्रोसेस नंबर 3 आ गई। अब ये भी 2 चलेगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फिर से ये आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 बचा था ना मेरा, एक बार फिर से हो जाएगा। तो अब फिर से 2 बढ़ेगी, तो P1 कितना बढ़ेगी, 2 मतलब 8 हो जाएगा। कितना बचा, 1 बच गया। अब इसके बाद इसमें 2 बचे थे ना, तो वो हो जाएगी। तो P2 अपनी फिर से हो जाएगी, इसमें 2 मतलब 10 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट अपनी P1 है, तो एक ही बचा था, तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से अपनी यहाँ पे चलेगी जो अपनी यहाँ पे राउंड रॉबिन है, ठीक है, RR जिसको अपन बोलते हैं, तो वो हो जाएगी। अब इसमें लिखो, सिंपल है। जो P1 है वो देखो यहाँ पे लास्ट 11, तो यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 11 है। फिर P2 का 10 है, P2 का 10 है। और जो P3 है उसका कितना है, 6 है, इसका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे T80 निकालो, टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दो, 11, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे कितना, 4, ये हो जाएगा। अब वेटिंग टाइम, तो जो टर्न अराउंड टाइम है इसमें से वर्स्ट टाइम को माइनस कर दो, 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। इस तरीके से अपना हो जाएगा। बाकी एवरेज वगैरह आप निकाल सकते हो। तो यहाँ तक अपनी पूरी यहाँ पे जितनी भी एल्गोरिथम थी सारी अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिए। होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अब एडवांटेज में क्या है, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि जितनी भी अपनी यहाँ पे प्रोसेस होती है सबको इक्वल टाइम मिलता है, क्योंकि अपन थोड़ा थोड़ा करके जितना टाइम क्वांटम होता है, जितना TQ दिया होता है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स को क्विक यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे कोई सी भी प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे CPU को पकड़ के नहीं रखती, है ना। सिंपल सा यहाँ पे क्या होता रहता है, स्विचिंग होती रहती है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइम शेयर करना है, ठीक है, यहाँ पे देखो सुटेबल फॉर टाइम शेयरिंग एंड इंटरेक्टिव सिस्टम, तो उसके लिए परफेक्ट होता है, राइट। देन उसके अलावा लास्ट है, एवरी प्रोसेस गेट अ फेयर चांस टू एग्जीक्यूट, सारी प्रोसेस को यहाँ पे बराबर चांस मिलता है एग्जीक्यूशन के लिए। अब डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पे किसी टाइम क्वांटम पे फिक्स रहना पड़ता है ना, उसकी यहाँ पे सुननी पड़ती है, पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पे वेरी स्मॉल टाइम क्वांटम कॉज मोर कंटेंट स्विचिंग, मतलब अगर जितना कम होगा टाइम क्वांटम तो क्या होगा, स्विचिंग भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, ये चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो काफ़ी हद तक अपनी जो यहाँ पे RR प्रोसेस है, काफ़ी हद तक अपनी FCFS के जैसे ही काम करती है जनरली, है ना। अपन ने देखा ना, प्रोसेस भी जो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग आ रही थी उसी के हिसाब से अपनी यहाँ पे रेडी क्यू से फिर रनिंग क्यू में जा रही थी, ठीक है, उस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे टू मैनी कंटेंट स्विचिंग कैन रिड्यूस CPU एफिशिएंसी, राइट। तो CPU की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर बार बार स्विच करना पड़ रहा है उसको। इस तरीके से अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, सिंपल वर्ड्स में समझो कि यहाँ पे CPU अपना कितना बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना, किस एल्गोरिथम से ये ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, बेटर परफॉर्मेंस किस एल्गोरिथम में है, ये चीज़ अपन देखने वाले। CPU ज़्यादा बिजी किस में रह पा रहा है, किस प्रोसेस या फिर एल्गोरिथम में रह पा रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ इसके मेन क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला होता है अपना CPU यूटिलाइजेशन, तो उसको चेक करते हैं। देन यहाँ पे अपन थ्रूपुट देखते हैं। फिर यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम जिसको TAT बोलते हैं। फिर यहाँ पे वेटिंग टाइम जिसको WT बोलते हैं। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम। इतनी चीज़ अपन देखते हैं कि CPU की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, ये उसके क्राइटेरिया है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं CPU यूटिलाइजेशन के बारे में। अब CPU यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टोटल ये कितने टाइम बिजी रहा, मतलब तो यही है ना। तो सिंपल सा समझो, इसका मतलब ये होता है, जैसे देखो टोटल आपको कितना टाइम दिया है, जैसे मान लो कोई सी भी प्रोसेस है, ये 100 सेकंड आपको यहाँ पे दिए, जिसमें से यहाँ पे 90 सेकंड CPU क्या रहा, बिजी रहा। तो अब CPU का यूटिलाइजेशन क्या हुआ, आप कैसे निकालोगे, जो बिजी टाइम था उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। तो बिजी टाइम कितना था अपना यहाँ पे 90,
मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड क्या करना है अपन को, यहाँ पे डिवाइड करना है जो टोटल टाइम था, ठीक है। टोटल टाइम कितना था मेरा, टोटल टाइम था यहाँ पे 100, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, 100 का। तो इससे आप यहाँ पे परसेंटेज में निकाल पाओगे जो कि 90% अपना यहाँ पे आ गया। तो इसे बोलते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। आराम से आप लोग पढ़ सकते हो इसको, है ना। अब उसके बाद सेकंड अपने यहाँ पे थ्रूपुट। अब ये थ्रूपुट क्या होता है, सिंपल सा समझो, देखो क्या होता है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि जितनी आपने यहाँ पे कम से कम टाइम में जितनी प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट की है ना, उतना थ्रूपुट और ज़्यादा बेटर आएगा, राइट। तो यही चीज़ है कि अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि सीपीयू ने जो उसको टाइम दिया हुआ था उस टाइम में उसने कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है प्रॉपर तरीके से, वो अपना थ्रूपुट कहलाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, थ्रूपुट अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, जो नंबर ऑफ यहाँ पे जितनी कंप्लीट प्रोसेस हुई है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, तो आपका यहाँ पे थ्रूपुट निकल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रोसेस, मान लो यहाँ पे 10 प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई है और 20 सेकंड में कंप्लीट हुई है, तो 10 डिवाइड बाई 20, ये 0.5 यहाँ पे आ गया, है ना, प्रोसेस पर सेकंड। तो यहाँ पे 0.5 प्रोसेस पर सेकंड मतलब 0.5 प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई है ना, 1 सेकंड में। इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से पता लगा सकते हो, ठीक। अब इसके बाद देखो टर्न अराउंड टाइम। अब भाई ये तो आपको ऑलरेडी पता है, टोटल जब उसने अराइवल टाइम में एंटर किया प्रोसेस ने, तब से लेके जब तक कंप्लीट हुई उसके बीच में टोटल कितना टाइम लगा, वही तो है अपना, है ना। कैसे निकालते हैं, जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से माइनस कर देते हैं अराइवल टाइम को, अपना यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। इसी के जैसा अपना वेटिंग टाइम है, यहाँ पे ये वेटिंग टाइम है। इसमें क्या करना रहता है, सिंपल है, उसने वेट कितना किया उसके लिए क्या करते हैं, जो टर्न अराउंड टाइम है यानी T80 उसको माइनस कर देते हैं बस टाइम में से, BT में से, तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक। अब देखो अपन बात करने वाले हैं लास्ट यानी रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर। अब ये रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि देखो जो अगर कोई सी भी प्रोसेस यहाँ पे आई है ना, तो जहाँ से वो आई है मतलब जब वो अराइव हुई है तब से लेके उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस रहता है ना वो है रिस्पॉन्स टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोसेस अराइव हुई है यहाँ पे मान लो 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में यहाँ पे अराइव हुई और 5 सेकंड में उसको यहाँ पे क्या मिला, पहली बार सीपीयू मिला, ठीक है। अब हो सकता है किसी भी प्रोसेस की वजह से, किसी भी एल्गोरिथम की वजह से सीपीयू बिजी था, दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो यहाँ पे इसको प्रोसेस मिला। तो इसने क्या किया, जब फर्स्ट टाइम इसको मिला उसमें से माइनस कर देना अराइवल टाइम को, 5 - 2 कितना आ गया, 3। तो ये जो 3 सेकंड आया है ना, यही है क्या, रिस्पॉन्स टाइम। क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के बारे में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा समझो। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली अपने पास एक क्यू नहीं होता, एक यहाँ पे क्यू नहीं होता, एक से ज़्यादा क्यू होते हैं। सपोज यहाँ पे मान लो Q1 है, Q2 है और Q3 है, 3 क्यू है। अब मान लो Q1 के पास प्रोसेस है P1 P2, इसके पास है P3 P4, इसके पास है P5 P6, है ना, इस तरीके से। अब जनरली क्या होगा, जैसे मान लो CPU है, तो पहले क्या होगा, सबसे पहले अब इसको ऐसे समझो, जैसे कोई एक कॉलेज है, उसके यहाँ पे 3 इस तरीके से ब्रांचें हैं, ठीक है। पहला कॉलेज है सबसे हाई वाला जिसकी सबसे ज़्यादा फीस है, दूसरा कॉलेज है थोड़ा उससे यहाँ पे कम मीडियम वाला, फिर यहाँ पे तीसरा कॉलेज है सबसे बेकार वाला, है ना, इस तरीके से। सो अब क्या होगा, अगर कोई कैंपस आया तो सबसे पहले कॉलेज वाले क्या करेंगे, प्रियोरिटी किसको देंगे, Q1 वाले को। मतलब Q1 वाले को इसलिए देंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ही होती है, क्योंकि भाई बच्चे फीस दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जॉब में बैठने का मौका भी तो इनको ही मिलना चाहिए। ये क्या है, बहुत सारी प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मौका इनको मिलेगा सबसे पहले। अब इनको मौका मिला, अब क्या हुआ, इनको मौका मिला, अगर यहाँ पे ये सारे खाली हो गए तब जाके फिर यहाँ पे आएगा Q2 पे, अब ये खाली हो गया तब जाके कहीं Q3 पे आएगा, मतलब लास्ट कॉलेज पे जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे Q1 को मौका मिला, अब यहाँ पे P1 प्रोसेस आ गई। अब P1 प्रोसेस आने के बाद भी इसको यहाँ पे कैंपस में सिलेक्शन मिल गया मान लो, अब क्या हो रहा है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मतलब बार बार जो यहाँ पे टाइम क्वांटम होता है TQ, उसका बार बार यूज़ कर रही है, स्विचिंग कर रही है CPU को। अब वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, इसको ढकेल के यहाँ पे इसमें पहुँचा दिया, Q2 Q3 में पहुँचा दिया, मतलब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इस तरीके से होता है ना। सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको मल्टी लेवल यहाँ पे फीडबैक क्यू क्या होता है, ठीक है। फीडबैक क्यू का मतलब वही है जो मैंने बताया कि इसने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, फीडबैक अच्छी नहीं दी, तो क्यू क्या करेगा, सिंपल सा इसको बार बार यहाँ पे एग्जीक्यूट थोड़ी करता रहेगा, वो इसको क्या करेगा, यहाँ पे तुरंत इनमें भगा देगा, दूसरे जो क्यू है ना उनमें भगा देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डिफरेंस है बिटवीन यहाँ पे मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है ना, बट यहाँ पे चेंज है। देखो क्या चेंज है, जो अपना मल्टी क्यू होता है उसमें क्या रहता है, यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे पोजीशन रहती है ना, क्यू की पोजीशन वो फिक्स रहती है। प्रोसेस आर परमानेंटली असाइन टू अ क्यू, और इसमें यहाँ पे ये मूव कर सकती है ना, मतलब Q1 Q2 इस तरीके से मूव कर सकती है ऊपर नीचे। देन उसके बाद जो सेकंड है अपनी, वो यहाँ पे ये है कि ये जो होता है यहाँ पे यूजली डिपेंड करता है क्यू के टाइप पे, है ना। मतलब यहाँ पे कहाँ पे असाइन होगा, किस क्यू के अंदर असाइन होगा, वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस का टाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें ये डिपेंड करता है कि वो बिहेवियर कैसा है ना, सीपीयू का बिहेवियर कैसा है, राइट। तो उसके हिसाब से क्यू चेंज होता है। एंड इसमें थर्ड है यहाँ पे, अब प्रोसेस नॉर्मली स्टेज एंड इट्स असाइन क्यू। मतलब यहाँ पे नॉर्मली प्रोसेस एक ही जगह पे रहती है, चेंज नहीं होती, बट इसमें प्रोसेस यहाँ पे मूव करती रहती है अप और डाउन पोजीशन में। ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये यहाँ पे हाई फ्लेक्सिबल होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट है यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल है, जैसे सिस्टम प्रोसेस हो गया, इंटरेक्टिव प्रोसेस हो गया, बैच प्रोसेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से इन सेपरेट क्यू। और यहाँ पे हो गया यूजेस फीडबैक फ्रॉम प्रोसेस एग्जीक्यूशन इन जस्टिस प्रायोरिटी, राइट। तो क्या होता है देखो, इसमें फीडबैक मिलता है क्योंकि इसका नाम ही है फीडबैक क्यू, और इसमें कोई फीडबैक नहीं मिलता। इसमें फीडबैक मिलता है ना, इसमें लिख लेना आप यहाँ पे कि फीडबैक नहीं मिलता, फीडबैक नहीं मिलता। इसमें यहाँ पे फीडबैक क्या होता है, मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले थ्रेड्स के बारे में। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। अब देखो सिंपल से समझो, जो थ्रेड्स है वो क्या है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की सबसे छोटी जो यूनिट होती है ना, वो थ्रेड्स होती है। मतलब देखो, अगर कोई सी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रोसेस हो रही है, अब वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में हो रही है, तो वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना, उसी को बोलते हैं थ्रेड्स, है ना। सिंपल सा आप ये समझो। मतलब यहाँ पे जैसे आप इस तरीके समझ सकते हो कि यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है। अब ये पत्थर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही है, अगर ये प्रोसेस है तो ये बहुत सारी यूनिट से मिलके बनी है। उसी यूनिट्स को अपन थ्रेड्स बोलते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो जो सबसे पहली मान लो एक थ्रेड है यहाँ पे, वो क्या कर रही है, यहाँ पे लोड कर रही है इसको। एक थ्रेड है यहाँ पे प्ले कर रही है वीडियो को। एक थ्रेड है यहाँ पे हैंडल कर रही है यूज़र के इनपुट को। इस तरीके से थ्रेड्स बाय थ्रेड्स बाय थ्रेड्स चलती रहती और पूरा करके आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। ये सिंपल सा यहाँ पे कहलाता है, राइट। तो आपको क्लियर हो गया सिंपल सा क्या होता है ना। ये क्या करती है, कुल मिला के यहाँ पे एप्लीकेशन की यहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करें टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में, तो जनरली ये दो टाइप का होता है। पहला होता है अपना यहाँ पे यूजर लेवल थ्रेड्स, दूसरा होता है अपना कर्नल लेवल थ्रेड्स। ठीक है, अब कर्नल लेवल जो थ्रेड्स होता है, इसको ऐसे समझो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से, है ना। अब ऐसे समझना, जो भी चीज़ मैं बोलूँ, थ्रेड्स की जब भी बात आ रही है, मतलब प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है, ऐसा समझ के चलो। अब एक होता है यूजर लेवल थ्रेड्स, है ना। सो इस तरीके से समझो, जैसे मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है। अब आप जो भी चीज़ें यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे यूआई में दिख रही हैं आपके इंटरफेस पे, आप वो चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पे उसको कौन संभालता है, उसको यहाँ पे एप्लीकेशन ही संभालती है। मतलब जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जिसको अपन बोल रहे हैं कर्नल, उसको पता नहीं होता कि यूज़र लेवल थ्रेड्स में क्या हो रहा है ना। यूज़र लेवल थ्रेड्स मतलब प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो उसके छोटे छोटे से पार्ट्स, तो उसको पता नहीं रहता किसको, कर्नल को। बट यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी यहाँ पे प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली कोई सी भी चीज़ मैनेज करना है, मतलब कौन सी प्रोसेस आ रही है, जैसे आपका यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे क्या है, सपोज थ्रेड्स है, राइट। अब इस थ्रेड्स के बाद किसको आना है, किस थ्रेड को वेट करना है, किसको क्या काम देना है, वो सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, कर्नल लेवल थ्रेड्स, है ना। कर्नल यहाँ पे मैनेज करता है, राइट। इस तरीके से आपको समझना है। मतलब यहाँ पे बोले तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही है जनरली कर्नल, है ना। सो उसी को अपन बोलते हैं, वो सारा यहाँ पे मैनेज करता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना यूजर लेवल थ्रेड्स है। जैसा मैंने बोला सिंपल से, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, वो यहाँ पे इसमें इंटरेक्ट नहीं करता, है ना। सिंपल सा ये खुद ही यहाँ पे मैनेज करता है, जो अपनी एप्लीकेशन होती है वो खुद ही यहाँ पे मैनेज कर लेती है, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट होता है, मैनेज होता है विदाउट इन्वॉल्विंग यहाँ पे
ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ठीक है। सो यही इसके यहाँ पे देखो एडवांटेज है। सबसे पहली बात यहाँ पे फास्टर थ्रेड्स मैनेजमेंट होता है, देन यहाँ पे इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। लास्ट अपना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जनरली जो कर्नल होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, तो जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं उसके लिए यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। सिंपल सा आपको ये क्लियर है। अब देखो इसका डिसएडवांटेज को ऐसे समझो, जैसे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें यहाँ पे एक वेटर है, राइट। अब क्या हुआ, 3 यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर नंबर जो 1 है, यहाँ पे जो C1 है, कस्टमर 1 है, उसको यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऑर्डर देना है। जो C2 है उसको यहाँ पे पानी चाहिए, और जो C3 है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बिल मांग रहा है, ठीक है। इस तरीके से 3 कस्टमर है, खाना अभी बना नहीं है, राइट। अब ये इसको ऑर्डर देना है खाने का। अब क्या हुआ, जो बेटर है वो इसके पास आया पहले वाले के पास, अब इसका ऑर्डर लिख रहा है। अब इतने में क्या हुआ, ये जो अपनी प्रोसेस नंबर 2 है, प्रोसेस नंबर 3 है, ये रुक गई फालतू में। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, अब ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कैन ब्लॉक द इंटायर प्रोसेस। मतलब यहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल हो जाता है, राइट, कि आप एक प्रोसेस के चक्कर में, एक थ्रेड के चक्कर में बाकी 2 थ्रेड भी ब्लॉक कर दिया आपने। इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। और ज़्यादा फिर देखो, अब ये आपको ज़्यादा डीपली जाना पड़ेगा अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। मैं आपको ऐसे बताने का ट्राई करता हूँ कि आपको याद हो जाए थोड़ा बहुत भी। अगर आपको याद हो गया तो यानी आप आराम से यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कर्नल इन्वॉल्व नहीं रहता, ये सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कर्नल लेवल थ्रेड्स है। इसमें क्या होता है, कर्नल यहाँ पे खुद सारी थ्रेड्स को जानता है ना, और सारी थ्रेड को डायरेक्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है वो मैनेज करता है। सिंपल सा ही है। जैसे मान लो अपनी यहाँ पे जैसे थ्रेड 1 है, ठीक है, थ्रेड 1 है, यहाँ पे अपनी थ्रेड 2 है, थ्रेड 3 है। अब ये मान लो यहाँ पे क्या कर रही है, फाइल को रीड कर रही है, ठीक है। अब फाइल को रीड कर रही है, दूसरी वाली यहाँ पे क्या कर रही है, सपोज यहाँ पे दूसरी वाली वीडियो चल रहा है ना, दूसरी वाली मतलब वीडियो चला रही है, और तीसरी वाली यहाँ पे क्या कर रही है, यूज़र का इनपुट ले रही है। इस तरीके से 3 अपनी थ्रेड्स हैं, राइट। ये यूज़र का इनपुट ले रही है, वीडियो चला रही है, और यहाँ पे ये फाइल रीड कर रही है। अब मान लो इसको उसने ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे इनको वो डायरेक्टली यहाँ पे जानता है ना, तो ये ब्लॉक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यूज़र वाले में हो जाते थे ब्लॉक, बट इसमें नहीं होगा, राइट। तो ये भी यहाँ पे फिर चलते रहेंगे। ये सिंपल से यहाँ पे जनरली समझ सकते हो। अब उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो देखो, एडवांटेज ये है, जो अपना यहाँ पे कर्नल होता है वो यहाँ पे शेड्यूल कर सकता है थ्रेड्स को इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्योंकि वो हर एक पे डायरेक्टली यहाँ पे मैनेज कर रहा है। इस तरीके से हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो बाकी थ्रेड्स यहाँ पे ब्लॉक नहीं होंगे, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। देन उसके अलावा अगर यहाँ पे मल्टीपल CPU हो तो यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो 2 डिसएडवांटेज है। पहला ये है कि इसमें क्या होती है, जो अपना कर्नल है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो पहला ये हो गया डिसएडवांटेज। दूसरा ये है कि इसमें ज़्यादा क्या होता है, ओवरहेड होता है एज़ कम्पेयर टू यूज़र लेवल थ्रेड्स। तो ये सिंपल से आप समझ सकते हो कर्नल लेवल और यूज़र लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं। अब देखो डिफरेंस के बारे में बात करें, यूज़र लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स, तो क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में। अब मुझे पता है ये पार्ट 1 ही है, और पार्ट 1 ही अपना इतना मतलब बड़ा चला गया, है ना, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक मिस हो। अदरवाइज मैं सिंपल सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करा के छोड़ देता, ये सब नहीं कराता ना। तो यही चीज़ है कि अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो फिर जहाँ तक आपको पढ़ना है वहाँ तक पढ़ो, छोड़ दो, ठीक है, आपकी मर्जी। सो यहाँ पे देखो डिफरेंस की अगर बात करूँ, सबसे पहला डिफरेंस ये होता है, ये मैनेज होता है बाय यहाँ पे थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू, और ये मैनेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो अपना कर्नल होता है यहाँ पे डज नॉट डायरेक्टली मैनेज इंडिविजुअल थ्रेड्स, राइट। इसमें इंडिविजुअल थ्रेड्स को डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकता, बट इसमें हर एक को कर सकता है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जो क्रिएशन होता है, मतलब क्रिएट करना और मैनेजमेंट करना, तो ये क्या होता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कर्नल डायरेक्टली नहीं आता है, इन्वॉल्व नहीं होता, और ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है ना। अगर इसमें एक भी थ्रेड्स यहाँ पे ब्लॉक हो गई तो जो इंटायर थ्रेड्स होंगी वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गई, हमने देखा भी था एग्जांपल अभी ऊपर, तो बाकी थ्रेड्स कंटिन्यू रहेंगी, वो अपना काम करती रहेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लेस कर्नल ओवरहेड, मतलब इसमें कर्नल का ओवरहेड नहीं रहता, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, ठीक है। इस तरीके से बात है। देन लास्ट है यहाँ पे सुटेबल फॉर लाइट वेट थ्रेड्स मैनेजमेंट, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे लाइट वेट थ्रेड्स को मैनेज करना है तो बहुत ही सुटेबल है यूज़र लेवल थ्रेड्स। उसके अलावा अगर हमें यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड्स करना है तो ये बेटर परफॉर्म करेगा जब यहाँ पे पैरेलल CPU होंगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। सो इस तरीके से कंप्लीट होता है।
अब देखो यहाँ पे सिस्टम कॉल क्या होता है फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, सिंपल सा ये है। देखो अब मैं रीड नहीं करूँगा, फिलहाल वैसे ही समझा देता हूँ, है ना। क्या होता है देखो, जनरली जैसे आपका यूज़र है, अब यूज़र ने कुछ ना कुछ यहाँ पे रिक्वेस्ट की, किससे, जब रिक्वेस्ट करता है तो इसके बीच में यहाँ पे एक इंटरफेस होता है, ये एक इंटरफेस है और या फिर एक तरीका होता है ना। सो यहाँ पे आ जाता है अपना कौन सा, बीच में आ जाता है सिस्टम कॉल, ठीक है। ये सिस्टम कॉल यहाँ बीच में आ जाता है। फिर ये क्या करता है यहाँ पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल होता है उससे फिर यहाँ पे सर्विस मांगता है, ठीक है। देन लास्ट में यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होती है, राइट। क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड, मतलब सिंपल से समझो, जो सिस्टम कॉल होता है वो बीच में होता है। अगर यूज़र ने कोई सी भी प्रोसेस की, इंपॉर्टेंस देखो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, सबसे पहला होता है यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे मतलब क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, कंट्रोल करना, सिंक्रोनाइजेशन करना और यहाँ पे वेटिंग। तो ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। क्रिएट क्या होता है, नई कुछ भी प्रोसेस बनाना, है ना, क्रिएट करना। टर्मिनेट क्या होता है, बंद करना। कंट्रोल क्या होता है, मैनेज करना, ठीक है। उसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन, सारी प्रोसेस वगैरह को हैंडल करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। उसके अलावा वेटिंग, मतलब यहाँ पे एक वेट करना दूसरी प्रोसेस का। तो इस तरीके से ये रहता है। अब देखो यहाँ पे शेड्यूलर क्या होता है, सो सिंपल से समझो, शेड्यूलर क्या होता है, एक इस तरीके से काम करता है जो डिसाइड करता है यहाँ पे कि कौन सी प्रोसेस यहाँ पे सीपीयू को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक कंपोनेंट आप समझ सकते हो, शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कंपोनेंट होता है जो डिसाइड करता है यहाँ पे कि किस प्रोसेस को मतलब सीपीयू पहले मिलेगा। अब देखो इसके टाइप्स की बात करें, सबसे पहला होता है अपना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो तीनों को अपन एक एक लाइन में समझते हैं। जो अपना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो ये बताता है कि सिस्टम के अंदर कौन सी प्रोसेस आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो ये बताता है यहाँ पे कि सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा, है ना। दो चीज़ क्लियर हो गई। जो अपना मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी से बाहर आएगा या फिर अंदर जाएगा। ये सिंपल सा अपने यहाँ पे शेड्यूलर होता है। अब देखो यहाँ पे एक और लास्ट अपना टॉपिक है जो कि है मल्टीपल यहाँ पे प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ठीक है। अब मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग ये होता है जिसमें एक प्रोसेसर नहीं होता, एक सीपीयू नहीं होता, सीपीयू बहुत सारे होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, मिलके किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में एग्जीक्यूट करते हैं। कौन से टास्क को पहले मिलेगा, कौन से टास्क को बाद में मिलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू डिसाइड करते हैं। देखो सबसे पहली जो अपनी अप्रोच रहती है वो रहती है असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब इसमें क्या रहता है, असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में एक मास्टर सीपीयू रहता है ना। मास्टर सीपीयू एक रहता है, उसके बाद फिर अलग अलग सीपीयू बहुत सारे रहते हैं। तो मास्टर सीपीयू डिसाइड करता है कि किस सीपीयू को कौन सी प्रोसेस मिलेगी, कौन सा काम मिलेगा, कौन सा क्या होगा, ये सारी डिसाइड कौन करता है, मास्टर सीपीयू डिसाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कौन सा है, सेकंड है अपना सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जिसको बोलते हैं एसएमपी, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। अब उसमें क्या रहता है, उसमें कोई मास्टर लेवल मतलब मास्टर सीपीयू नहीं रहता, उसमें सिंपल सबका समान अधिकार होता है। मतलब हर एक सीपीयू को हर एक यहाँ पे क्या मिलती है, अपनी प्रोसेस मिलती है, बराबर प्रोसेस मिलेगी, बराबर काम मिलेगा, सारी चीज़ें बराबर होती है। तो ये सिंपल सा आपको क्लियर होना चाहिए कि अपना यहाँ पे जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, शेड्यूलिंग होता है, वो क्या होता है। सो इसी के साथ हमने पूरी यूनिट को मतलब पूरी तो नहीं, पार्ट 1 को कंप्लीट किया यूनिट नंबर 3 के, ठीक है। पार्ट 1 ही इतना बड़ा आ गया अपना, राइट। और हाँ, अगर आपने अभी तक PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके परचेस कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।